चलो इसको ऑन करना। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है। चलो तो जनरली देखो बेटा, सबसे पहले जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि 11th और 12th में सीबीएसई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। ठीक है, अब यहां पे जनरली 11th क्लास का इकोनॉमिक्स हमारे दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है बेटा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है हमको, जो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ठीक है, दिख यूनिट बेटा इसमें सिर्फ 3 यूनिट दिख रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल टूल, लेकिन इसमें चैप्टर्स बहुत सारे है ना। इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये 15 मार्क का है, जिसमें ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं कि हम जनरली डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। स्टैटिस्टिक्स देखो इस बार बहुत अलग तरीके से पढ़नी है ना। जनरली हमने मीन, मीडियन, मोड सब पढ़ा हुआ है कि मीन, मीडियन, मोड होता क्या है, लेकिन अब यहां पर हमको ये चीज देखनी है कि मीन, मीडियन, मोड एप्लीकेशन कैसे होते हैं। हम किस चीज में मीन को निकालेंगे, हम किस चीज में मीडियन को निकालेंगे, हम क्या पैरामीटर्स है जिसमें हमको मोड निकालना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा जनरली यहां पे इंट्रोडक्शन में तुमको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स एक अलग सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है, नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये सब हमको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। उसके बाद देखो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, मेरे पास नंबर्स होने चाहिए। तो देखो सेकेंड यूनिट जो है कलेक्शन, कलेक्शन मतलब यहां पे बात कर रहा है बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा की, कि कितने तरीकों से हम डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं। आज तुमने देखा होगा कहीं पे भी, अभी तुम्हारी 10th की बोर्ड की एग्जाम ही खत्म हुई होगी, राइट, तो बहुत सारे लोग बाहर आके खड़े होंगे ना तुम्हारा नंबर मांगने के लिए, या फिर तुमको ब्रोशर्स बांट रहे होंगे, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे कि सर आपको कौन सा नया सब्जेक्ट लेना है, कि आप साइंस स्ट्रीम में जाओगे, कॉमर्स स्ट्रीम में जाओगे। तो ये सब मेथड्स क्या क्या होती है हमको ये कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़नी है। उसके बाद जब एक डेटा आता है मेरे पास, तो बेटा डेटा बड़े ही रॉ फॉर्म में होता है ना। आज मैंने तुमको ये चीज बोली कि बेटा जाओ मार्केट में जाओ और कुछ शॉपकीपर्स का मेरे को डेटा कलेक्ट करके लेके आओ, कि मैंने ये चीज बोली कि अभी मान लो होली आने वाली है, होली में मुझे ये चीज लेके आओ कि कितने शॉपकीपर्स हैं जो होली के रंग रखेंगे, या कितने शॉपकीपर्स हैं जो होली की स्पेशल प्रिपरेशन करवाएंगे, और मुझे एक एक चीज का डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे कलर्स का डेटा चाहिए, पिचकारी का डेटा चाहिए। तो जब तुम मेरे पास डेटा लेके आओगे तो क्या ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा क्या, नहीं, तुम एक डायरी लेके जाओगे और उसी डायरी में सब चीज लिख के ले आओगे कि सर इतने इतने लोगों से मैंने बात की, इतना इतना डेटा मैंने कलेक्ट करके आया। तो जब इस डेटा को स्टैटिस्टिक्स में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम आगे के कैलकुलेशंस कर सके। ठीक है, उसके बाद देखो प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा है, पहले हमने बहुत सारे डायग्राम्स बनाना सीखे। बार ग्राफ का नाम सुना है बेटा, बार ग्राफ्स बनाए हैं हमने, पाई चार्ट्स बनाए हैं, पाई चार्ट्स बनाना सीखा है ना, ऐसे सर्कल में बनता है। ठीक है, कितना डिग्री होता है बेटा एक सर्कल, 360 डिग्री, है ना। किस किस का मैथ्स है और मैथ्स लेने वाले हो, मैथ्स है ना तुम्हारा, सीएस मैथ्स ड्रॉप करोगे तुम, मैथ्स नहीं लोगे। ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखना बेटा स्टैटिस्टिक्स में बहुत हद तक मैथ्स यूज होगी, है ना, लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स है। हमको ऐसा नहीं कि 2-3 इक्वेशन दे दी और इक्वेशन को सॉल्व करना है, कि समझ में ही नहीं आ रहा इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इतने हाई लेवल की मैथ्स नहीं होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स बेटा याद रखना, अभी तक हमने बहुत थियोरेटिकली चीजों में पढ़ा है, लेकिन इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन मैथमेटिकल बहुत ज्यादा है।
है ना। तो कभी फ्यूचर में तुम लोग इकोनॉमिक्स में हायर स्टडीज करना चाहते हो, जैसे मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें बेटा हार्ड कोर मैथमेटिक्स यूज होती है फिजिक्स जितनी, ठीक है। तो अगर कभी फ्यूचर में इकोनॉमिक्स लेना है, मतलब तुम्हारे मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। बेटा इकोनॉमिक्स काम क्यों आती है? देखो, देश को चलाना एक बहुत बड़ी बात है ना, और उसके लिए मुझे हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए या हाई लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहिए, है ना। अगर मैं इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझता हूं, मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी स्टैट्स अच्छी है ना। और जिन लोगों की बेटा स्टैट्स अच्छी होती है, तुम कोई भी फ्यूचर में कंपनीज में जाओगे, तुम डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आज कंपनीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? डेटा को एनालाइज करना, राइट। आज मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं तुमसे ये चीज पूछूं कि मुझे एक डेटा लाके दो जिसमें हम इंस्टाग्रामर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से अलग अलग लेवल्स के इंस्टाग्रामर है, कि किसके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर है, किसके 10 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स है। अब इसकी मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं बेटा, हम सैग्रीगेशन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको मल्टीपल तरीके से बिजनेस भी यूटिलाइज करते हैं। अब तुमने ये चीज देखा होगा, जैसे तन्मय भट्ट, जानते हो ना तन्मय भट्ट को? चलो, और कोई कॉमेडियन जानते हो? समय रैना, समय रैना को तो जानते हो ना, जिसपे अभी पुलिस केस हो गया था, ठीक है। तो समय रैना, है ना। अब समय रैना को क्या सेम लेवल ऑफ बेटा एडवर्टीजमेंट के पैसे मिलते होंगे कि ज्यादा मिलते होंगे? ज्यादा मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रीच बहुत ज्यादा है। तो ये हमें पता कैसे चला कि इस बंदे की रीच बहुत ज्यादा है? स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करके। तो जो कंप्यूटर भी बेटा पीछे काम कर रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स का ही काम कर रहा होता है। तो जब भी तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स जितना अच्छा होगा, तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में उतना ही ग्रो कर पाओगे। दूसरा बेटा, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब हमारे कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैं ये चीज बोल रहा हूं कि तुमको अपने कैलकुलेशन ऑन अ टिपटोज होने चाहिए, जैसे कि 100 + 200 300 400 नंबर्स के साथ, क्योंकि अब तुमको 2 साल और जितने भी आगे कोर्स करोगे वो सब नंबर्स से ही खेलना है। तो आज से ही अपनी कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। उसके बाद बेटा स्टैटिस्टिकल टूल्स, जनरली यहां पर हम अब यहां पर एनालिसिस करेंगे, राइट। हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसको कैटेगरीज में सिलेक्ट भी कर लिया, है ना। जैसे कि मान लो यूट्यूबर्स की बात करूं, तो मैंने ये चीज बोला कि बेटा टॉप यूट्यूबर्स बताओ मुझे कौन कौन है। तो तुमने मुझे बताया कि सर एक समय रहना है ना, एक बियर बाइसेप है, ठीक है, दोनों ही जेल में है ना, आते जाते रहते, ठीक है। फिर तुम मुझे बताओगे कि सर भुवन बाम है ना, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। फिर कुछ गेमर यूट्यूबर है, ठीक है, फुकरा इंसान है, ठीक है। तो ये सारे बड़े बड़े यूट्यूबर है। अब मैंने तुम्हें बोला कि छोटे यूट्यूबर्स भी लेके आओ, राइट, कि कुछ छोटे यूट्यूबर्स को मेरा डेटा कलेक्ट कराओ। अब यहां पे हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे कि बड़े यूट्यूबर कितना कमाते। तो यहां पर हम क्या ऐसे बोलेंगे कि सबकी इनकम जोड़ के बोल देंगे क्या? कि नहीं, कि समय रहना सर लाख रुपए पर शो का लेता है ना, और तन्मय भट्ट 5 लाख रुपए लेता है। तो मैंने पूछा कि बेटा कितना कमा रहे, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? 6 लाख कमा रहे। नहीं, हम क्या निकालेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे, राइट। बचपन से हम बेटा एवरेज निकालते आ रहे हैं। जब तुम अपने परसेंटेज भी निकालते हो, तब तुम क्या निकाल रहे होते हो? एवरेज, मतलब हम मीन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुमको ऑलरेडी पता है कि सर ये हम चीज यूटिलाइज करते हैं, बस यहां पर उसको हमको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज बेटा बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये एवरेज हम पढ़ क्यों रहे, इसके एप्लीकेशंस कहां कहां पर यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बहुत सारे एवरेजेस पढ़ेंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद चैप्टर आता है बेटा कि जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें ये चीज बोली कि 2 लोग हैं, है ना, एक मम्मी है और एक मौसी है, ठीक है, और मम्मी और मौसी अलग अलग खर्चे करती है ना। जैसे मैंने यहां पे बोला कि बेटा कौन फूड पे ज्यादा खर्चा करता है, कौन शॉपिंग पे ज्यादा खर्चा करता है, कौन घर के राशन पे ज्यादा खर्चा करता है ना। तो तुमको डेटा अलग अलग मिलेगा ना। हो सकता है मम्मी पॉकेट मनी या सेविंग ज्यादा करती हो और मौसी कम करती हो सकता है कि मम्मी शॉपिंग ज्यादा करती हो और मौसी उसको कम करती हो।
लेकिन अचानक से मैंने ऐसी चीज बोली कि तुम्हारी नानी आके बैठी सामने, और नानी ने ये चीज बोली कि अरे इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है, राइट, कि क्या ये दोनों एक जैसा सोचती है कि अलग अलग सोचती है। तो बेटा यहां पर एक टूल यूज होता है कोरिलेशन, है ना, जो हमको पढ़ना है। कोरिलेशन दो अलग अलग वेरिएबल्स का रिलेशन बता रहा है कि दोनों बिल्कुल साथ में सब चीजें सोचते हैं या फिर अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ इंडेक्स नंबर्स के चैप्टर्स हैं, है ना, थोड़ा हायर कंसेप्ट है इंडेक्स नंबर का, कि जनरली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे वर्क करती है ना, ये सब धीरे 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 बेटा स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट डेवलप करते करते लास्ट मोमेंट तक हम ये सब कंसेप्ट कवर करेंगे। वेरी स्कोरिंग स्टैटिस्टिक्स में बेटा 40 में से 35 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है। क्यों? आधे कंसेप्ट हमने थोड़े पहले पढ़े हुए हैं, है ना, ग्राफ्स कैसे बनाते, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते, टेबल्स कैसे बनाते, है ना, हमको सिर्फ उसको और रिफाइन तरीके से पढ़ना है। मीन मीडियन मोड कैलकुलेट तुमने पहले भी किए होंगे, इस बार हम कम से कम 12-15 मेथड्स पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके से मीन मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं जिसमें मीन मीडियन मोड निकाला जाता है। कैलकुलेटिव जनरली ज्यादा आता है इस पे, है ना, और थ्योरी भी जो है वो बहुत रियल लाइफ थ्योरी है। तो अगर तुम अपने आसपास सब चीजों को देखते हो तो तुम बेटा ये एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स 40/40 आराम से ला सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट तुम्हारे गड़बड़ की चीज आती है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी न्यू कंसेप्ट, है ना, ऐसी इकोनॉमिक्स बेटा तुमने पहले पढ़ी ही नहीं होगी, राइट। यहां पर हमको फोकस करना है बेटा कंसेप्ट बिल्ड करने में, राइट। हमको यहां पे कोई भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करनी है ना। फर्स्ट स्टेज से ही जितने भी कंसेप्ट यहां पर यूज होगा, तुम चैप्टर्स के नाम्स भी देखोगे बेटा तो तुमको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या, कुछ अलग से ही चैप्टर्स और बहुत नए नए टर्म्स मुझे यहां पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। जनरली जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, डिमांड हमने पढ़ा है ना, या डिमांड हमको पता है कि आज हम किसी चीज की डिमांड करते, लेकिन हम यहां पे लॉजिक्स देखेंगे कि डिमांड के पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं, कि कोई एक इंसान किन किन चीजों को लेके डिमांड करता है, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और इसको हम एक मैथमेटिकल और ग्राफिकल यूज में कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। जनरली आज मैंने ये चीज बोली कि मान लो कोविड आ गया, अब कोविड में कई फार्मेसीज की बेटा डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि सबको दवाइयों की जरूरत होगी, है ना। तो यहां पर हम ये चीज देखेंगे कि इसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या काम करते हैं और उसको हम ग्राफ्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत ही यूनिक चैप्टर है जिसमें हम एक कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में यहां पर हम बात करते हैं कि ये इंसान नाटा एकेडमी में बैठा है तो ये कितना खुश है, राइट, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि इसको, और सेटिस्फैक्शन तुम जनरली किस टर्म्स में देखना चाहोगे बेटा? आज तुम नाहटा आ रहे हो तो नाहटा में कुछ चीज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? पैसे दोगे ना। तो हम इसको किस चीज में देखेंगे? मनी टर्म्स में, कि सेटिस्फैक्शन को हम कंपेयर कैसे करते हैं कि अगर मैंने कितना पैसा दिया है। अरे कई बार ये चीज होती है ना, हम मूवी देखने गए, है ना, कि धुरंधर लगी, हम धुरंधर देखने गए, है ना, हमने 800 रुपए की टिकट खरीदी, क्योंकि टिकट क्या है? महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि टिकट में या मूवी की डिमांड ज्यादा है, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब मैं धुरंधर बाहर देख के आया तो मुझे 1 तो बहुत अच्छी लगी, बट सर मतलब धुरंधर 2 800 रुपए के लायक नहीं थी। मतलब तुम्हें 800 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिला कि उससे कम का सेटिस्फैक्शन मिला? कम का। तो ये हम वेरिएबल्स और इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे कि जनरली एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे डिराइव करना चाहता है। टीवी बंद हो गई क्या?
उसके बाद देखो जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ साथ हमको प्रोड्यूसर के भी बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। कि आज अगर हम सेम मूवी के लिए ये चीज बोल रहे हैं कि ये ब्लॉकबस्टर हिट होगी, तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हमने पहले से सोच के रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा जनरली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और ये दोनों जहां इंटरेक्ट होते हैं, कहां इंटरेक्ट होंगे बेटा, ये मार्केट में, है ना। आज हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक सब्जी का क्या है, मार्केट, वहां बहुत सारे कंज्यूमर्स है और बहुत सारे सेलर्स है, ठीक है। और जनरली तुम जाते हो मम्मी के साथ, तो मम्मी के साथ भावताव होता है ना वहां पे, है ना। जैसे मान लो कोई तुम्हें प्याज दे रहा है, तो उसने बोला कि सर मैं 50 रुपए किलो दूंगा, तो तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है, चल चल 20 रुपए किलो, है ना। उसके बाद वो थोड़ा भाव करेगा कि नहीं नहीं मैम, है ना 45 40 तो दे दो, है ना। फिर मम्मी भी थोड़ा बोलेगी कि नहीं चलो बीच का कर लेते 35 रुपए, राइट। तो ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, क्योंकि यहां पर दो लोगों की जरूरत होती है। तो जनरली यहां पर जो बेटा फॉर्म्स ऑफ मार्केट की जनरली इकोनॉमी में कितने टाइप के मार्केट वर्क करते हैं, सब तुमने आपस में रियल लाइफ में देखे हैं कि अलग अलग टाइप के मार्केट कैसे वर्क करते हैं और उसमें प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिशंस कैसे इसको इफेक्ट करता है ना। कि एक कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में या कंपटीशन कम है मार्केट में, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जनरली तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा की पूरा 14 मार्क्स का है और ये पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियोरीज है, ये तुम्हारी मतलब तुम ये चीज सोच लो कि अभी रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जब मैनेजमेंट नहीं था, तब माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा प्रेविलेंट होता था, लेकिन अब पढ़ना तो है हमको, है ना। तो यहां पर मैंने क्या बोला बेटा कि यहां पर कंसेप्ट बिल्ड के लिए हमको फोकस करना पड़ेगा। यहां पर देखो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थियोरीज दी हुई है, जैसे हमने 9th में पढ़ा होगा ना थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने क्या थियोरी दी थी, ग्रेविटेशन के ऊपर थियोरी दी थी। तो हम उस पहले क्या करते थे, पहले उस थियोरी को पढ़ते थे कि एक्चुअली वो बोलना क्या चाहता है, उसके बाद उसकी मैथमेटिकल चीजें पढ़ते थे कि सर उसने एक इक्वेशन दी थी जिससे हम ग्रेविटी को पता लगा सकते थे और उसके रियल लाइफ में क्या इंप्लीकेशन होंगे कि वो पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सर पे सेब आके गिरा, राइट। तो इकोनॉमिक्स में भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा कि सबसे पहले जिस इकोनॉमिस्ट ने वो थियोरी दी है, तो कंज्यूमर में जितने इकोनॉमिस्ट ने थियोरी दी है पहले वो पढ़नी है, उसके बाद उसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस पढ़ने, है ना, उसके कैलकुलेटिव एक्सप्लेनेशंस पढ़ने और रियल लाइफ में इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रोड्यूसर बिहेवियर भी 14 मार्क का है और परफेक्ट कंपटीशन 8 मार्क का है। मतलब जो ये सेकेंड और थर्ड यूनिट है ये सबसे ज्यादा वेटेज बनाती है, ठीक है। और इसमें नीनी करके बेटा देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यहां पे 3 चैप्टर है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में भी 4 चैप्टर यूज होते हैं, 4 से 5 चैप्टर है, ठीक है। हम हर एक चीज को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि जैसे कि प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोड्यूसर की सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रोडक्शन, है ना। उसके बाद तुम एक बिजनेसमैन हो तो सबसे पहले क्या चीज आएगी दिमाग में, प्रोडक्शन के भी पहले क्या चीज आएगी दिमाग में, आज मुझे एक बिजनेस चालू करना है ना। तो सबसे पहले मम्मी क्या चीज पूछेगी, कितने पैसे में। मतलब सबसे पहले हम यहां किस चीज की बात कर रहे हैं बेटा, कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि मेरे को कितनी कॉस्ट बिजनेस में लग रही है ना। तो हमको पूरा की पूरा एक कॉस्ट का चैप्टर है। उसके बाद प्रोडक्शन में तीसरी चीज मम्मी ये चीज पूछेगी ना कि क्यों रे कितना कमाएगा, तो यहां पे मम्मी किसकी बात कर रही है, रेवेन्यू की बात कर रही है कि हम रेवेन्यू कैसे कमाएंगे। तो प्रोडक्शन चैप्टर में 3 यूनिट्स जो है बेटा, पहले आउटपुट की बात करती है कि हम कैसे आउटपुट को बनाएंगे, दूसरा चैप्टर बात करता है उसकी कॉस्ट क्या क्या लगेगी और तीसरा चैप्टर बताता है कि कितने आउटपुट पे हमको कितना रेवेन्यू मिलेगा, राइट। और कॉस्ट और रेवेन्यू को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आता है बेटा, आज मैंने जितना पैसा लगाया और मुझे जितना पैसा मिला उसका डिफरेंस,
प्रॉफिट, है ना। तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो जनरली बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है और इसका अप्रोच अकाउंटेंसी जैसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हमको थोड़ा ये अलग कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो मैं तुम्हें कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना बेटा, उस पे ही फोकस करना, है ना। जितना तुम क्वेश्चंस पूछोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। तो बी वेरी क्यूरियस इन द क्लास कि सर आज हम कोई बात कर रहे, तो हम इस चीज पे जो भी बात कर रहे मैं उस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकूं, चाहे बेटा कितना भी नॉमिनल क्वेश्चन हो, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा, आज तुम मुझसे x प्लस वाई भी पूछोगे ना, तो बेटा मैं तुमको बताने के लिए तैयार हूं। क्योंकि क्या होता है 10 तक अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं और हमारे सारे कंसेप्ट मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। कितनी बार तो बेटा ये चीज होती है कि बच्चे मुझे ये नहीं बता पाते कि x और y एक्सेस कैसे हम डिफाइन करते हैं, है ना। x एक्सेस कहां लिखते, y एक्सेस कहां लिखते, ओ या ओरिजिन क्या होता है ग्राफ में, है ना। कितने सेंटीमीटर्स यूज करते, कैसे यूज करते, है ना। तो ये हम वापस बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स देखो तुम्हें सब जगह काम आएगी। तुम सीए फाउंडेशन दोगे, वहां पे तुमको इकोनॉमिक्स 100 मार्क का है, पूरा 400 में से 100 मार्क का चैप्टर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आता है। सीयूईटी दोगे, वहां पर भी इकोनॉमिक्स जनरली तुम्हें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, 400 मार्क का इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद कोई और बीकॉम करोगे या फिर बेटा कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करोगे, हर ग्रेजुएशन कोर्स में तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो कोशिश यही करो कि आज से ही कंसेप्ट अच्छे बन जाए और जनरली इसका ही यहीं से वापस पढ़ाएंगे। तुम कॉलेज भी जाओगे ना, तो सबसे पहला चैप्टर तुम्हें होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ठीक है। वापस यहीं से पढ़ा के और हायर लेवल ऑफ थियोरी लेके जाएंगे, ठीक है। तो वहां की मेहनत अभी से सेव कर लो, ठीक है। चलो अब देखो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क जो है वो तुम्हें स्कूल असाइन करेगा, है ना। और तुम जो भी टॉपिक ले रहे हो यू कैन हैव अ गाइडेंस फ्रॉम विथ मी कि तुमको कैसे वो टॉपिक पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, राइट। प्लीज चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। चैट जीपीटी से बनाओगे भी तो मुझे एक बार रिव्यू जरूर करने देना उसका, क्योंकि जनरल मैंने तुम्हें अभी चीज बोली ना बेटा, एक चीज को समझाने के मैं सोशल साइंस से भी समझा सकता हूँ, ज्योग्राफी से भी समझा सकता हूँ और मैं इकोनॉमिक्स से भी उसको समझा सकता हूँ। तो जनरली हमको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही वो आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तुम्हारे जनरली स्कूल्स में बेटा वाइवास भी होंगे, है ना। तो वाइवास जो होंगे तुम्हारे, या तो वो तुमसे प्रोजेक्ट पे पूछेंगे या तो वो तुमसे कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी पे पूछ लेंगे कि जितना हमारा कोर्स है, हमारे कोर्स का सब चीज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और बेटा एक्सटर्नल का कोई भरोसा नहीं होता है ना। तो मैं एक बहुत फनी स्टोरी बताऊंगा कि जब मेरा 12th का एक्सटर्नल था तो अकाउंट्स के वाइवा में हमारी जो एक्सटर्नल थी वो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हेड थी, तो उसको इकोनॉमिक्स से बहुत प्यार था, है ना। उस मैम ने मुझसे आते ही पूछा कि विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और मैंने सीधे बोल दिया इकोनॉमिक्स। वाइवा चल रहा था अकाउंट्स का और पूरा की पूरा वाइवा किस में चेंज हो गया, इकोनॉमिक्स के वाइवा में, है ना। तो जो मुझे 20 में से 20 मार्क्स मिले हैं वो इकोनॉमिक्स के बदौलत मिले, ठीक है। तो बेटा ये भी हमको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा कि जब एक वाइवा वाला आता है तो हम उसके सामने ऐसी चीजें ना बोले, यू नेवर नो कि तुमने क्या बोला और उसने कहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना भी आना चाहिए कि अरे बिल्कुल बच्चों जैसे एक्साइट हो गए कि बेटा टॉफी, तो हाँ भैया 5 स्टार, है ना। फिर वो टॉफी के पीछे ही पड़ गया, ठीक है। चलो अब देखो ये तो हमने जाना कि बेटा हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, लेकिन अभी से तुमको ये चीज बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स सीबीएसई में तुम्हारे पेपर में क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है, किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें आते, ठीक है। याद रखना 11th और 12th में कोई भी पेपर हो सकता है बहुत इजी आए, हो सकता है टफ आए, है ना। जैसे इस बार कई बार ये चीज हुई थी ना कि 10th का पेपर थोड़ा मैथ्स का टफ था, है ना। इस बार का बेसिक मैथ्स का पेपर टफ आया था, ठीक है, और नॉर्मल वाला पेपर इजी आया था। इकोनॉमिक्स में हमेशा पेपर मॉडरेट आता है, मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर बहुत इजी आएगा और तुम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर बहुत
टफ आएगा। टफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इतना इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ाया ही नहीं जाता 11th-12th में, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमको बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ाई जा रही है। जैसे मैथ्स हम जब स्टार्ट करते बेटा तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 ये चीजें पढ़ते ना, वैसे इकोनॉमिक्स में भी हम सब नई चीजें पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश नहीं करते। लेकिन पेपर हमेशा क्या होता है बेटा, मॉडरेट होता है। क्यों मॉडरेट होता है, देखो तो जनरली जो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर है बेटा वो इन 3 चीजों में बांटा गया है। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहां पर जनरली तुमको देखो बोल भी क्या रहा है, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड आंसर। तो यहां पर जनरली क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट पूछे जाएंगे, है ना। आज मैंने सीधे सीधे तुमसे ये चीज पूछा, व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो तुम सीधे सीधे उसमें आंसर क्या लिखोगे, सर ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना। हमको यहाँ पे कुछ चीज डायरेक्टली ही पूछी है, हमको डायरेक्टली ही डेफिनेशंस ग्राफ्स जैसे बने वैसे की वैसे बना के आना है। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो बेटा 80 मार्क्स में उसका परसेंटेज कितना है, सिर्फ 40% है। मतलब 32 मार्क जो है तुम्हारे वो डायरेक्ट आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। मतलब यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है बेटा, थ्योरी, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। कि अब मैंने तुम्हें ये चीज बोली कि सर आज हमने रॉकेट छोड़ा, है ना, और रॉकेट छोड़ने के समय मुझे इतनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही थी, तो अब बताओ कि रॉकेट कितना सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गई बेटा, ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन हो गया रियल लाइफ सिनारियो में। तो जनरली देखो तुम्हारे 24 और 24 मार्क्स जो होते हैं, है ना, 48 मार्क्स का जो पेपर आता है जनरली वो अप्लाइंग। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू अ न्यू सिचुएशन। मैं तुम्हें कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दे सकता हूं बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स, रूल्स इन डिफरेंट वे, है ना। जनरली यहां पर क्वेश्चन ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में से आते हैं कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी मीन, मीडियन, मोड ये सब चीजें बता रखी है, इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कैसा होगा। उसके बाद एनालिसिस, इवोल्यूशन एंड क्रिएटिंग। यहां पर बेटा थोड़े ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में कोई डिफरेंस बता सकता है मुझे, क्या होता है बेटा। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है ना। ओपन माइक हम जब चीज बोलते हैं, मतलब वहां पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आके अपना गिग प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि क्लोज एंडेड है, मतलब वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। इसमें मेरे को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी कंटेंट को छाप के आना है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे हो गए कि मैंने ये चीज बोला कि ऊपर से नीचे सेब गिरा, है ना, और मैंने वापस ऊपर फेंका, ठीक है। अब ये चीज बताओ कि वो सेब नीचे आएगा कि ऊपर ही जाएगा। ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो यहां पे दो चीज का एप्लीकेशन यूज हो रहा है कि एक तो ग्रेविटेशन के अपोजिट चीज जा रही है तो वो कैसे वर्क कर रही है, और एक ग्रेविटेशन के साथ में चीज आ रही है तो वो कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो जनरली बेटा ये 24 मार्क्स में ज्यादातर क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ओपन एंडेड अटेम्प्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले उसका बेस जानना जरूरी है। बेस जानूंगा तभी मैं ये चीज को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है। इसमें बेटा कई बार तुक्का भी लग जाता है कि हमने ये चीज बोली कि सर मुझे पता है ये ऐसा ऐसा जा रहा है, इनर्शिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, और मैंने आंसर लिख दिया, है ना। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन भी लिख के आ गया कि एक मोशन भी चल रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये चीज याद रखना कि हम इकोनॉमिक्स में हर, चाहे तुम 11th में हो 12th में हो, ठीक है, तुमको हमेशा कंसेप्ट पहले बिल्ड करने हैं। ज्यादा फोकस बेटा रटने पे मत करना, जितना भी टॉपिक है उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो। घर जाओ, घर पे पढ़ो, है ना। तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल में मैम क्या पढ़ा रही है बहुत ध्यान से सुनो।
ट्यूशन भी आ रहे हो, ट्यूशन में भी ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें गारंटी बोलता हूं बेटा, अगर तुमने सिर्फ ध्यान से सुन भी लिया ना, तो ऑलमोस्ट 75% इकोनॉमिक्स वहीं कंप्लीट हो जाती है, सिर्फ सुनने सुनने में। क्योंकि क्या चीज है, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा रियल लाइफ से इंटरेक्ट करती है ना। आज मैं बाहर जा रहा हूं, है ना, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया सेटिस्फैक्शन का, कि तुम नाहटा आ रहे हो, नाहटा में पैसे दे रहे हो, है ना, और सर कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, तो तुम उसको कंपेयर कर रहे हो। एक प्रोडक्शन है, वो कितनी कॉस्ट बना रहा है, उसको कॉस्ट कितनी लग रही है। तो ये सब रियल लाइफ से बहुत ज्यादा चीजें जुड़ी हुई है। तो अगर तुम वो अच्छे से पढ़ लोगे बेटा, तो जनरली तुमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जनरली तो आज देखो मैं तुमको इसका ही ब्रीफ देना चाहता था। ये देखो बेटा, इतने सारे चैप्टर्स है जो हमको कवर करने हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग सोर्सेस कैसे हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, हम एक डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। हो सकता है बेटा तुम टैबुलर फॉर्म में लिखो, हो सकता है मैं एक के नीचे एक ही डेटा लिखूं और मैं अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करूं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहां पर जनरली हम हिस्टोग्राम बनाना, पाई चार्ट बनाना, है ना, इसको कैसे बनाया जाता है और क्या क्या यूज किया जाता है। बहुत सारे तो नई चीजें सीखोगे, ओजाइव्स आएंगे, है ना, ये सब नई चीजें इसमें हमको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल टूल्स, जिसमें जनरली हमको ये चीज है कि कैसे इंटरप्रिटेट करना है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, हर चीज हमको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड में पढ़नी है। नेक्स्ट है बेटा, इसमें ही सबसे पहला क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहां पर हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड और उसके 12-13 जो तरीके हैं निकालने के, उसको हम यहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट कोरिलेशन। कोरिलेशन मैंने बताया तुमको बेटा कि किसी भी दो व्यक्ति या दो वेरिएबल में अगर मेरे को ये चीज बतानी है कि दोनों साथ में सोचते हैं या अपोजिट सोचते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, कोरिलेशन टूल यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम ये चीज बोलते हैं ना, कई बार होता है शादी तो हो गई, मम्मी पापा झगड़ते बहुत है, तो दोनों की बनती नहीं है। मतलब दोनों हमेशा किस डायरेक्शन में सोचते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। और कुछ लोग कैसे होते हैं कि पापा ने बस ऐसे आंख दिखा दिया, मम्मी ने, पापा आए लेट और मम्मी ने ऐसे आंख दिखाई, तो पापा समझ जाओ कि सीधे सीधे कमरे में निकल जाओ, है ना, वरना आज पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन कैसा या रिलेशन कैसा है बेटा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ रिलेशन है। ठीक है, चलो इंडेक्स नंबर तो बेटा ऑफ कोर्स थोड़ी हायर स्टैटिस्टिक्स है। जब हम सारे टूल्स ऊपर के पढ़ लेंगे, तब हमको लास्ट में इंडेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ना पड़ता है। कंज्यूमर में हमको क्या क्या पढ़ना है, जनरली कंज्यूमर में सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ना है ना। एक कंज्यूमर के पास बहुत सारा बजट का कंस्ट्रेंट होता है ना। हर कंज्यूमर अपना बजट सोच के चलता है ना। आज मम्मी ने तुम्हें 1000 रुपए दिए, तो बेटा तुम पहले पूरा महीना सोच लोगे कि मुझे किस किस चीज पे खर्च करना है, और वो कौन सी चीज होगी जिसपे तुम खर्च करोगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही होगी, राइट। तो यहां पे हमको कंसेप्ट पढ़ना है सेटिस्फैक्शन का, और कंसेप्ट किस चीज का पढ़ना है बेटा, बजट कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज किन किन ने इस पे दी है, उसमें कैसे निकालते हैं, वो चीज पढ़नी है। डिमांड के ऊपर बेटा सब चीज पढ़नी है हमको, डिमांड कैसे निकाली जाती है, एक इंडिविजुअल की डिमांड कैसे निकाली जाती है, एक मार्केट की डिमांड कैसे निकाली जाती है, ये पूरा डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर में सबसे पहले मैंने बोला बेटा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्या करना चाहता है और कैसे करेगा। हम प्लानिंग करते हैं ना पूरी, आज मेरे को शॉप खोलनी है, तो शॉप के लिए मैं प्लान करूंगा कि मुझे क्या क्या फैक्टर्स चाहिए। कॉस्ट, हाँ हाँ, उल्टा ही विजयनगर आऊंगा ना, नहीं नहीं, हाँ हाँ, निकल रहे हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, फिर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और मार्केट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जनरली ये तुम्हारा कोर्स है ना। दिखने में बेटा शायद छोटा लग रहा हो, लेकिन थोड़ा वास्ट कोर्स है। ठीक है, और नया सब्जेक्ट है, तो बेटा थोड़ा इस पे ध्यान लगा के पढ़ना है। ये मैं नहीं बोलूंगा अकाउंट्स और मैथ्स जैसा कि रोज पढ़ना है, लेकिन ऑफ कोर्स हफ्ते में 2 बार 3 बार इसको रीड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जनरली बेटा बुक्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो तुमको जनरली बुक्स 2 रेफर करने को बोलेंगे। एक है बेटा संदीप गर्ग,
ठीक है, संदीप गर्ग। और दूसरी है बेटा टी आर जैन, वी के ओरी। ठीक है, जनरली ये ही दो बुक सजेस्ट होती है हर स्कूल में। दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करना जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक को ज़्यादा रेफर करो, है ना। कोशिश जंप करने की मत करना कि मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए संदीप गर्ग खरीद ली और माइक्रो के लिए मैं वीके और ही खरीद रहा हूँ। ऐसा मत करना, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो जो तुम्हारा स्कूल बोलता है ना। अभी जनरली बेटा 12th में बच्चे ऑलरेडी जा चुके, तुम्हारे स्कूल में एक बार कंफर्म कर लो कौन सी बुक है और उन्हीं से बुक्स ले लेना। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि इस बार नए एडिशन में कुछ बहुत एडिशन आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11th में कोई एडिशन नहीं होता है, वही कोर्स है, वही करिकुलम है। ठीक है, तो अपने सीनियर्स से बुक लेने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन चालू करेंगे, क्या क्या चीजें होती है और कैसा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, चलो।